Assalamu alaikum. I am Mohammad Hassan Siddiq. And first of all praises and glory to Almighty Allah जिसने ये पॉसिबल करवाया. मैंने एक साल में with 65 papers I've done ACC and CFA level. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर एप्रिसिएशन. एंड आप लोगों ने इतना कैपेबल समझा कि मेरे से गाइडेंस ली जा सकती है, एंड आई एम रियली ऑनर्ड फॉर दैट. इंशाल्लाह मेरी कैपेसिटी में जो भी होगा मैं इंशाल्लाह इस कम्युनिटी के लिए जरूर करूंगा. अच्छा, इस वीडियो का बेसिकली पर्पस ये, मैं सब्जेक्ट वाइज मैंने किस तरह प्रिपरेशन की, किस टीचर से पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा, मैं सब्जेक्ट वाइज डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा. इस वीडियो का पर्पस ये है कि आपके पास 6 मंथ से आपको 6 CFEP के पेपर्स देने और आप साथ में आर्टिकलशिप कर लो, तो किस तरह तैयारी करनी चाहिए. देखिए, सारे टीचर्स ही हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, बट इन दिस वीडियो में सिर्फ उन टीचर्स का नाम ले रहा हूँ या उनकी रिसोर्सेज बता रहा हूँ जो मैंने पर्सनली खुद यूज किया अपनी प्रिपरेशन के लिए. सब्जेक्ट वाइज बात करने से पहले मैं आपसे एक माइंडसेट की बात करूंगा. अगर आप CFEP के पेपर दे रहे हो, एक माइंडसेट होना चाहिए आपका. बेसिकली CFEP के पेपर सबको पता है कि बहुत मुश्किल होते हैं, सिलेबस बहुत लेंथी है. लेकिन आज आप डिसाइड कर लो आपको कितने पेपर देने हैं. अगर आपको 6 पेपर देना, आप डिसाइड कर लो मैं 6 पेपर दूंगा. आपको 5 देना, आप 5 दो. आपको 4 देना, 4 दो. बट आज डिसाइड करो. और एक बार आपने डिसीजन ले लिया, यू विल नॉट बैक ऑफ. जब मैंने पेपर की रजिस्ट्रेशन करवाई थी, मेरी CFEP की तैयारी स्टार्ट भी नहीं हुई थी. और मुझे एंड तक लग रहा था मैं नहीं दे, मतलब लोग बोल रहे थे कि नहीं दे पाऊंगा, नहीं. मुझे भी शायद लग रहा था थोड़ा बहुत कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेल ही हो जाऊंगा ना. बट मैंने सारे पेपर्स में अटेम्प्ट करने गया और अल्लाह ताला ने पास करवा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह. तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, आज आप डिसीजन ले लो. फिर आपके जो भी सर्कमस्टांस हो, आपका पर्सनल प्रेशर हो, वर्क प्रेशर हो, आपको बैक ऑफ नहीं करना. आपको अटेम्प्ट करना है पेपर, 3.5 घंटे एग्जाम हॉल में बैठना है. इंशाल्लाह अगर आपका फेथ है, अल्लाह पे ईमान है, तो वो पेपर आपका इंशाल्लाह निकल जाएगा. कुछ स्टूडेंट्स का ये भी सवाल था कि आप दिन के कितने घंटे देते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए. अगर आपकी आर्टिकलशिप चल रही है तो आप वीकडे में अगर 2 से 3 घंटे भी दे रहे हैं तो दैट इज मोर देन एनफ. बट वीकेंड्स में आपको स्पेशली 8 to 10 आवर्स देने हैं. और जब आपकी स्टडी लीव से स्टार्ट हो तो आपका सिंपल यही रूटीन होना चाहिए कि आप सुबह उठ रहे, पढ़ रहे एंड देन सो रहे. आपको मैक्स आउट कर देना है, क्योंकि यही टाइम है जो आपका डिफाइन करता है रिजल्ट. क्योंकि एंड के दिन होते हैं और आपको मतलब मैक्स आउट कर देना चाहिए. क्योंकि जो CFEP का मॉड्यूल है वो सबसे डिफिकल्ट मॉड्यूल है. अगर मैं बाकी क्वालिफिकेशन के पेपर को भी देखो, सबसे मुश्किल मेरे ख्याल से CFEP मॉड्यूल है. सीफेप या पूरी CA की जर्नी एक मैराथन है. मतलब एक बहुत बड़ा माउंटेन है जो आपको क्लाइम करना है. बट वेन यू आर एट द टॉप, द व्यू इज ऑल वर्थ इट. तो आपको बहुत मेहनत करनी है. अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप मुस्तकिल 1-2 हफ्ता लगातार पढ़ रहे हैं तो आपको बर्न आउट हो रहा है कि आप पढ़ाई नहीं हो रही, तो आप 1 से 2 दिन का रेस्ट ले सकते हैं. क्योंकि वो कभी कभी जरूरी होता है आपको एक रीफोकस करने के लिए. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ये भी होता है कि उन्होंने कुछ टाइम जाया कर चुके होते हैं और एक रिग्रेट में होते हैं कि हमने इतने महीने जाया कर दिए. देखिए, जो गुजर गया है वो कभी वापस नहीं आ सकता. तो हमें आज से सोचना है कि आज पढ़ना स्टार्ट करना है, आज हमें री स्ट्रेटेजाइज करना है, आज हमें एक नया प्लान बनाना है. और इंशाल्लाह आपके ये CFEP के पेपर्स बहुत आसानी से अल्लाह की मदद से निकल जाएंगे. तो आज हम लोग ग्रेड वाइज एक एक सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे कि 6 महीने में 6 पेपर्स इंशाल्लाह किस तरह आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं. अच्छा, मैंने अपने पास ग्रिड ओपन कर लिया, क्योंकि जब भी मैं पढ़ाई के लिए बैठता था तो मैंने रोज ग्रिड खोली है, क्योंकि ग्रिड मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है. CFEP का सिलेबस इतना लेंदी है कि मेरे ख्याल से इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि आप पूरा सिलेबस कवर कर सके. तो हमारी यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम लोग मैक्सिमम सिलेबस कवर करें जो हमारे पेपर में मैक्सिमम आता है. तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है CFEP 1, एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्ट है. एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमारे पास 4 ग्रेड्स है: ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C, ग्रेड D. ग्रेड A में हमारे पास पूरा कंसोलिडेशन आ गया. ग्रेड B में हमारे पास IFRS 9 आ गया. अगर आप सिर्फ देखो ग्रेड A और ग्रेड B कर लेते हो तो आपकी कितनी परसेंट कवरेज होगी. आपकी ऑन एन एवरेज 50% आपकी कवरेज हो गई. मतलब अगर आपने अच्छे से कंसोलिडेशन और IFRS 9 कर लिया है तो आप 50% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो. बाकी हमारे पास छोटी मोटी चीजें. अगर ग्रेड डी को पहले देखते हैं, ग्रेड डी में हमारे पास स्पेशलाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एथिक्स आता है. स्पेशलाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने अभी जो पैटर्न नोटिस किया है वो बहुत कम आ रहा है. एथिक्स ज्यादा फोकस कर रहा है. बेसिकली स्पेशलाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारा क्रेमिंग का ज्यादा पार्ट है कि आप फॉर्मेट्स याद करके जा रहे हो. लेकिन मैं जो अभी नोटिस कर रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ICAP थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग में जा रहा है, तो एथिक्स बहुत ज्यादा आ रहा है. और आपको कभी भी सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी चाहिए, लेकिन टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से मुझे सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ी थी. मैं इस एरिया को छोड़ के गया था, स्पेशलाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. एथिक्स तो लाजमी करना है क्योंकि वो हर CFEP के पेपर्स में आपका टेस्ट होता है. तो अगर आप देखो, अगर आप एथिक्स, कंसोलिडेशन, IFRS 9 कर रहे हो तो आपका ऑलमोस्ट 70% पेपर आपका आप अटेम्प्ट कर सकते हो. बाकी आपके छोटे मोटे IAS IFRS रह गए. अगर ग्रेड C में देखे, ग्रेड C थोड़ी बड़ी है.
लेकिन ग्रेड सी में लेकिन आपके मेन जो स्टैंडर्ड्स है वो 4-5 चीज़ जो आपको कवर करके जाना है अच्छे से। अगर मैं ग्रेड सी में आ जाऊँ, सबसे इम्पोर्टेंट आपका आईएफआरएस 15, आईएफआरएस 16, आईएस 12, ये वो चीज़ें जो लाज़मी आपकी बहुत हाई चांसेस होते हैं कि ये आए। फिर सेकंडली आप उसके बाद आईएफआरएस 2 भी कर लो, आईएस 19 देख लो, आईएफआरएस 5 आपका छोटा-सा आप घुमा लो। फिर अच्छा 24 आरपी डिस्क्लोजर कभी-कभी आ जाते हैं। वैसे आईएस स्टडी 4 है आपका इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये भी आजकल लास्ट 4 अटेम्प्ट्स में मैंने देखा है ये टेस्ट हुआ है। तो बेसिकली आपके 7-8 स्टैंडर्ड्स अगर आपने वो सिर्फ अच्छे से कर लिए तो आप एक एडवांस रिपोर्टिंग के पेपर को आराम से निकाल सकते हो। बेसिकली कौन से कंसोलिडेशन, आईएफआरएस 9, आईएफआरएस 16, आईएफआरएस 15, आईएस 12, आईएफआरएस 2, आईएस 19 और ये इम्पेयरमेंट वाला और एथिक्स। मतलब आपने ये 7-8 चीजें कर ली, आपका मेन पेपर इधर से कवर हो जाता है। 10-15 मार्क्स आपकी दूसरी जगहों से आते हैं और आपके पास बेसिकली पेपर में एक एडवांटेज है, आपके पास आईएफआरएस होता है। अच्छा, बच्चों ने एक और ये भी सवाल किया था कि आईएफआरएस कितना बेनिफिशियल है? अगर आपकी तैयारी अभी मतलब आपके पास 2 से 3 महीने रह गए तो आईएफआरएस खोलने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर आपके बाकी पेपर्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएँगे। क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में टाइम का वैसे ही बहुत इश्यू होता है और आप पेपर में बैठ के आईएफआरएस नहीं खोल सकते। मतलब अगर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप ज़रूर आईएफआरएस गो थ्रू करो। लेकिन मैंने पर्सनली आईएफआरएस को गो थ्रू नहीं किया था। बस मैंने आईएफआरएस के वो इंडेक्स को देख लिया था कि अगर कुछ ऐसा सवाल आता है कोई जो नॉर्मली टेस्ट नहीं होता, तो मैं उस स्टैंडर्ड में जाके कुछ ना कुछ अटेम्प्ट कर सकूँ। तो आप आईएफआरएस का इंडेक्स घुमा लो, लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपको लगता है आप कवर कर सकते हो, तो आप आईएफआरएस को ज़रूर रीड करो। वो आगे के लिए भी आपकी फाउंडेशन के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन इस पेपर के लिए मेरे हिसाब से आईएफआरएस अगर आप साइड में भी रख दो, तो इतना मसला नहीं होगा आपको। मैंने ये सीफएफ 1 रिपोर्टिंग सर अहमद रज़ा मीर आरटीडी बिजनेस स्कूल सर से लेक्चर लिए थे एंड सर अहमद रज़ा मीर के लेक्चर्स काफ़ी अच्छे हैं एंड सर ने इतना प्रैक्टिस करवा दी और सर ने इतने डिटेल में कवर करवाया है कि मेरे ख्याल से वो मोर देन इनफ है। और सेकंडली मैं एक रिकमेंड करूंगा, आप स्टडी टेक्स्ट को ज़रूर घुमाइए। लेकिन सर अहमद रज़ा मीर के लेक्चर्स भी काफ़ी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लगे मुझे एंड और उसमें सर ने मतलब मैं समझता हूँ कि मोर देन इनफ है कवर करवाने के लिए। एक और रिसोर्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सर मुर्तजा कायद के 20 आवर्स की वर्कशॉप डली हुई है यूट्यूब में, उन्होंने आई कैप में कंडक्ट की थी। तो एट द एंड रिवीजन के लिए वो मैंने देखी थी, तो मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रही थी वो भी। तो ये मतलब मैंने जो रिसोर्सेस यूज की थी वो बेसिकली सर अहमद रजा मीर के लेक्चर्स, सर मुर्तजा कायद की वर्कशॉप एंड मैंने आई कैप की स्टडी टेक्स्ट यूज की थी। रिपोर्टिंग के पेपर को पास करने की ट्रिक ही यही है कि प्रैक्टिस 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 एंड सर अहमद अमीर जो लेक्चर्स में प्रैक्टिस करवा रहे हैं साथ में अगर आपने वो प्रैक्टिस कर ली, इट्स मोर देन इनफ। सर यार ने बहुत अच्छे से इस पूरे सिलेबस को कवर करवाया हुआ है एंड इंशाल्लाह अगर आपने उनकी स्ट्रेटेजी एंड उनकी वो लेक्चर्स को फॉलो कर लिया एंड प्रैक्टिस कर लिए एंड बाकी भी जो मैंने रिसोर्सेज हाईलाइट की सर, एमक्यू की वर्कशॉप एंड आपके स्टडी टेक्स्ट, तो इंशाल्लाह ये पेपर आपका आसानी से निकल जाएगा। सेकंड सब्जेक्ट, सीफेप 2 एडवांस कॉर्पोरेट लॉ एंड प्रैक्टिसेस। ये सब्जेक्ट मैंने देखा है स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत लेंथी, बहुत सारे कानून है और ड्राफ्टिंग में स्टूडेंट्स को काफी इशू होता है। अगर हम लोग इस सब्जेक्ट में भी देखें, हमारे पास 4 ग्रेड्स है। अच्छा, ग्रेड वाइज तैयारी करने का फायदा यही है कि आप कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम तैयारी कर सकते हो। मेरी हर वक्त यही अप्रोच होती थी ग्रेड वाइज तैयारी करने की हर सब्जेक्ट के लिए। अब इसमें भी हमारे पास 4 ग्रेड है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। अगर ग्रेड डी देखे तो इसकी वेटेज है 30 to 40%। 30 to 40% में भी हमारे पास सबसे बड़ा जो टॉपिक है ना, अगर मैं एक सेकंड इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ, ग्रिड डी के हमारे अगर आप ग्रिड डी में देखें, फेरा फेरा आपका 20 मार्क्स का आता है, 15 to 20 मार्क्स का इजीली आता है। बाकी आपका कंपटीशन एक बहुत छोटा सा एक्ट है। फिर एएमएल बहुत छोटा सा है, सीओसीजी, पेमेंट सिस्टम, कोड ऑफ एथिक्स, तो आपने हर सब्जेक्ट में किया होगा, तो आपको सिर्फ रिवाइज ही करना होगा। तो बेसिकली अगर ये ग्रेड देखे ना, इस ग्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट है फेरा। अगर आप फेरा कर लो और ये एएमएल, कंपटीशन एक्ट, सीओसीजी, ये जल्दी हो जाता है। मतलब आपने ये सब ग्रेड कर लिया, 20 to 40% रेडी हो गए। फिर अगर हम लोग इसके ऊपर वाली ग्रेड देखें, ग्रेड सी, इसमें सिर्फ हमारे पास 3 कानून है, बैंकिंग ऑर्डिनेंस, एनबीएफसी, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस। मतलब ये भी हमारी 15 to 20 मार्क्स की टेस्ट हो जाती है। और जो आपकी जो 80% आपका पेपर है ना कंप्लायंस का है। मैं समझता हूँ आपको लॉ को याद नहीं करना और आपके लिए लॉ को याद करना इम्पॉसिबल है।
लॉ की सिंपल ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपका बैड एक्ट में इतना अच्छा हाथ होना चाहिए कि आपको पता हो कि ये चीज़ मुझे कहाँ बैड एक्ट में मिलेगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई केस स्टडी आती है फेरा की, तो आपको पता होना चाहिए फेरा में मुझे कौन से चैप्टर में आना है, कौन से पैराग्राफ में आना है, जहाँ से मुझे ये आंसर मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर बैड एक्ट में आपका हाथ अच्छा है ना, तो ये पेपर आपके लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि सिलेबस इसका लेंदी है, बट सब आप ओपन बुक है ना पेपर। अच्छा, इसमें अगर कैलकुलेशन की बात करें तो 20% कैलकुलेशन होती है। अच्छा, जो 20% कैलकुलेशन वाला पेपर है ना, वो ज्यादातर आपका एनबीएससी से आता है, क्योंकि मेजर कैलकुलेशन आपकी एनबीएससी में। बाकी इसके अंदर आपका ग्रिड सी में छोटा सा कंपनी ऑर्डिनेंस है, इसमें एनबीएससी की कुछ चीजें लिखी हुई है। उसके बाद आपके पास ये एनबीएससी रूल्स आ गए, फिर एनबीएससी रेगुलेशंस आ गए, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस, ये भी आपका बहुत छोटा सा है, एंड देन आपका बैंकिंग ऑर्डिनेंस। ये आपकी 2 ग्रेड्स अगर आपने कर ली तो आपका 40 टू 50% सिलेबस इधर ही कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अगर मैं ग्रेड सी में जाओ, ग्रेड बी में जाओ, मेडिटेशन, आर्बिट्रेशन, मिसमैनेजमेंट, रिस्ट्रक्चरिंग एंड रीहैबिलिटेशन, ये आपकी बहुत छोटी सी ग्रेड है। मेरे ख्याल से 1 दिन लगेगा, आपकी ये ग्रेड कंप्लीट हो जाएगी। इसमें कुछ छोटे से कानून है, उसको आप गो थ्रू करना है, एंड आपका कंपनी एक्ट के कुछ सेक्शंस है। अगर आप ये 3 ग्रेड कर लो, आपका मेजर सिलेबस इधर कवर्ड है। मेरे हिसाब से अगर आप ग्रेड बी सी डी कर लो, आप 70% रेडी हो, आप पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। और मेरी रिकमेंडेशन यही होगी, आप ग्रेड डी से स्टार्ट करो, आप एंड से स्टार्ट करो। मैं ग्रेड ए में आता हूँ, लेकिन ग्रेड ए से पहले मैं बताता हूँ, मैंने सर इब्राहिम के लेक्चर लिए थे। एंड सर इब्राहिम के लेक्चर्स में अगर आप देखेंगे ना, 2 चीजें। एक सर के फुल लेक्चर है, जिसमें सर ने बैट का वर्ड टू वर्ड पढ़ाया हुआ है, और एक लेक्चर से सर के स्मार्ट लेक्चर्स, जिसमें सर ने नेविगेशन सिखाई हुई है। तो अगर आप पहले वो वाले लेक्चर सीखे जिसमें सर ने वर्ड टू वर्ड पढ़ाया है, फिर आप बेरेट को पढ़े, फिर आप स्मार्ट लेक्चर्स में आए, तो ये मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट लॉ के लिए बेस्ट रिसोर्स है। सर ब्रांड ने जो स्मार्ट लेक्चर्स बनाए थे, मेरे ख्याल से इट वाज अमेजिंग फॉर मी। मैं कोई मार्केटिंग इधर नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरे पर्सनली काम आए, जिन जिन टीचर्स की रिसोर्सेस आए, मैं उनको जरूर क्रेडिट दूंगा। तो जैसे फेरा है, उसके सर का स्मार्ट लेक्चर, सारे सेक्शंस के सर के स्मार्ट लेक्चर्स है। अगर मैं ग्रेड ए की बात करूं, ग्रेड ए आपको एंड में करनी है, क्योंकि आपने जो कंपनी लॉ कैफ में पढ़ के आए आप, मेजर चीजें वही है। और इसमें एक सबसे बड़ा पोर्शन है, वो है शेयर्स का। अगर आप शेयर्स का देखें, प्राइवेट प्लेसमेंट, सिक्योरिटी एक्ट, पीएसएक्स रूल बुक, फिर आपका टेक ओवर, पब्लिक ऑफरिंग, तो ये सारा आपका ना शेयर्स का चैप्टर है। और इस ग्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट ये है शेयर्स। शेयर्स के लिए मैंने सर इब्राहिम की 1.5 घंटे की वीडियो देखी थी। उसमें सर ने नेविगेशन मुझे इतनी समझा दी थी कि असल में मैं बेसिकली सेलेक्टिव स्टडी करता था, मेरे पास टाइम कॉन्स्टेंट था। लेकिन आप लोगों को पूरा पढ़ना है, पूरा सिलेबस करके जाना है, एंड इंशाल्लाह हर पेपर को एज करना है विद द हेल्प ऑफ अल्लाह। मैंने सेलेक्टिव स्टडी की थी, तो मैंने सिर्फ नेविगेशन सीख ली थी, क्योंकि जब मैं पेपर के अंदर बैठा हुआ था, मुझे 50 to 60% लॉ का पेपर नहीं आता था। 50 to 60% पेपर मैंने बैरेक्ट के थ्रू किया, क्योंकि मुझे पता था कि कौन अगर ये सवाल आ रहे हैं तो मुझे बैरेक्ट में इस सेक्शन के अंदर जाना है, मुझे ये आंसर मिल जाएगा। तो आप बैरेक्ट को जरूर यूज करें, उससे उससे बहुत ज्यादा आपको यूजफुल होना पड़ेगा। फिर बाकी इसमें आपके पास छोटी मोटी चीजें, कंपनी एक्ट के बहुत सारे सेक्शन है, जिसमें डायरेक्टर्स मीटिंग्स और ये सारी चीजें, एंड ये आप नोट से कवर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें लेक्चर सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर लेक्चर सीखते हैं तो समरी लेक्चर सीख लीजिएगा। तो एट द एंड मैं वापस आपको बोलूंगा, आप बेल्ट जरूर घुमाइएगा। मैं बार बार एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत हेल्प की है पर्सनली, एंड मुझे पता है कि ये कॉर्पोरेट लॉ का पेपर ही, मतलब इसकी ट्रिक ही यही है कि अगर आपको बैड एक्ट की नेविगेशन आ गई, ये पेपर आपका इंशाल्लाह बहुत आसानी से हो जाएगा। और इसमें अगर आप देखें ना, आपकी 3 ग्रेड्स इंपॉर्टेंट है, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। अगर ये 3 ग्रेड्स है, और ये बहुत कम टाइम में हो सकती है, और आपका 70% सिलेबस इधर ही कवर हो गया। फिर आपका जो ग्रेड ए में मेन आपका जो टॉपिक है, वो शेयर्स का है। तो इससे सब्जेक्ट में मूव ऑन करते हैं, वो है हमारा स्ट्रेटेजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अच्छा, एसपीएम अब रिप्लेस हो चुका है सस्टेनेबिलिटी से। थोड़ा बहुत मैं एसपीएम के बारे में बता देता हूँ, फिर सस्टेनेबिलिटी में मूव करते हैं। एसपीएम का पेपर मैंने सिंपल सर आतिफ आबिदी के नोट्स इस्तेमाल किए थे। उनके कुछ 200 पेजेस के नोट्स थे, एंड मैंने सिर्फ वो पढ़ के गया था, तो मुझे काफी आसानी हुई। अच्छा, इसकी एक और रीजन है कि मैंने एसबीएल का पेपर दिया था, वो भी बिजनेस का पेपर था। उसमें भी ये स्वॉट, पेस्ट, ये सारे मॉडल्स में पढ़ चुका था, तो उसमें भी आसानी हुई थी। और अगर आपने ए लेवल्स में बिजनेस किया है, या आपने इंटर में बिजनेस पढ़ा है, तो वो भी आपके काम आएगा। एसपीएम का पेपर इतना मुश्किल नहीं होता। पेपर में बस ये होता है कि ये पूरा थ्योरी वाला पेपर है। आपको लिखना आना चाहिए, आपको एलेबोरेट करना आना चाहिए। अगर आप उसको लंबा कर सकते हो, अपने आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आपका ये पेपर हो जाएगा। मैं एसपीएम में आपको यही रिकमेंड करूंगा, सर आतिफ आबिदी के नोट्स देख लीजिएगा आप, तो वो काफी मुझे हेल्प किए थे। अब जो हमारा नेक्स्ट पेपर आ चुका है CFEP 3 की जगह, वो आ गया सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का पेपर मैंने खुद इतना देखा नहीं है, लेकिन दो हमारे पास स्टैंडर्ड्स है, S1 S2।
तो मेरे ख्याल से वो पेपर भी अगर लेंथ वाइज देखें तो एसपीएम जितना ही होगा। और मेरी रिकमेंडेशन यही होगी, अभी जो पहली या दूसरी अटेम्प्ट आ रही है, आप उसी में उस पेपर को अटेम्प्ट करें, क्योंकि आई कैप की टेस्टिंग का लेवल मेरे ख्याल से स्टार्टिंग की अटेम्प्ट में थोड़ा सा लो होगा, और चेकिंग भी थोड़ी सी मेरे ख्याल से लीनियंसी शो होगी। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी, सस्टेनेबिलिटी आप जरूर उठाइएगा अगर आप दिसंबर में पेपर दे रहे हैं, जून में पेपर दे रहे हैं। बाकी सस्टेनेबिलिटी का पेपर सर इब्राहिम भी पढ़ा रहे हैं, तो आप उनकी ओरिएंटेशन अगर देखना चाहें मैं लिंक डाल दूंगा, उन्होंने डाली भी है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो चेक कर सकते हैं। बाकी सस्टेनेबिलिटी के पेपर में थोड़ा बहुत रिपोर्टिंग होगा, थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से इंडस्ट्री वाइज एग्जांपल्स डाल दी होगी कि किस इंडस्ट्री में किस तरह सस्टेनेबिलिटी का जो S1 है S2 किस तरह वर्क करेगा। लेकिन मेरे ख्याल से सस्टेनेबिलिटी के पेपर इतना मुश्किल नहीं होगा, एसपीएम की जो डिफिकल्टी लेवल है उतना ही डिफिकल्टी लेवल होगा, आई थिंक सो। चलिए, चौथा सब्जेक्ट C5 बिजनेस फाइनेंस डिसीजन। इस सब्जेक्ट का भी नाम चेंज हो गया है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस उसके लिए मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, और इंशाल्लाह उसके रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ रही है, तो स्टे ट्यून्ड। अभी मैं बीएफडी की बात करूंगा। अच्छा, बीएफडी में हमारे पास 3 ग्रेड्स है। अच्छा, बीएफडी का जो पेपर है वो मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड पेपर है। हमें पता है कौन सा सवाल कहाँ से आने वाला है। एक सवाल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, एक सवाल वैक का, एक सवाल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, एक सवाल हमारा मर्जर एक्विजिशन का, और एक सवाल फॉरेक्स। मतलब इसमें आपको पता है कि कहाँ से कौन सा सवाल आने वाला है। एंड मेरे ख्याल से ये पेपर सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड पेपर है, क्योंकि इसका हमें सिलेबस क्लियर होता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से वैक और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाला है। सब्जेक्ट में मुझे ग्रिड भी देखने की जरूरत नहीं है, ये सब्जेक्ट इतना स्ट्रक्चर्ड है, मुझे पता है 6 बड़े टॉपिक्स है, एंड छह टॉपिक्स ही तो कवर करके ही जाने हैं। लेकिन मैंने इस पे सेलेक्टिव स्टडी की थी, मैंने फॉरेक्स को थोड़ा मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा था, मैंने ऊपर ऊपर से देख लिया था। लेकिन जो मैंने रिसोर्सेज इस्तेमाल की थी वो थी सर अहमद रजा मीर के लेक्चर। सर अहमद रजा ने हर टॉपिक को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल वाइज, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड वो मोर देन इनफ होता है। और उसके साथ मैंने आई कैप की स्टडी टेक्स्ट इस्तेमाल की थी, बहुत अच्छी रिसोर्स है वो भी। मतलब आई कैप की स्टडी टेक्स्ट और सर अहमद रजा मीर के लेक्चर्स का कॉम्बो बेस्ट था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, C5 टेक्स्ट प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस। मैंने जो 6 पेपर्स अटेम्प्ट किए, अगर मेरे से कोई पूछे कि कौन सा पेपर सबसे मुश्किल लगा था, मैं बार बार बोलूंगा टेक्स्ट का पेपर। टेक्स्ट का पेपर एक बहुत ट्रिकी पेपर होता है। इसमें थ्योरी का भी पोर्शन है, इसमें प्रैक्टिकल भी है, एंड सेकेंडली इसमें बैड एक्ट है। और बैड एक्ट में आपका हाथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इसमें ग्रेड्स बहुत सारे है। मतलब FTR के लिए अलग ग्रेड, इम्पोर्ट के सेक्शन का अलग ग्रेड, एक्सपोर्ट के सेक्शन का अलग ग्रेड, 3 रिजीम्स है हमारे पास, फिर सेल टैक्स के अलग रेट लग रहे हैं। अगर आपको कॉमन रेट्स याद है ना, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रिपोर्टिंग में मैंने बोला प्रैक्टिस इज द की, वैसे ही टेक्स्ट के पेपर में प्रैक्टिस इज द की। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आपको जो ऑटोमेटिकली जो कॉमन रेट्स आपके FTR के, MTR के, NTR के, वो रेट्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, एंड आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत आसानी होगी। वरना टेक्स्ट का पेपर ऐसा है कि टाइम मैनेजमेंट में इशू होता है। जैसे रिपोर्टिंग के पेपर में अगर मैं बात करूं, मैंने रिपोर्टिंग का पेपर भी 80% अटेम्प्ट किया था, 85% अटेम्प्ट किया था, 85 to 90%। वैसे ही मैंने टैक्स का पेपर भी 85 to 90% अटेम्प्ट किया था। मैंने SPM पूरा किया था, ऑडिट पूरा किया था, एंड कॉर्पोरेट लॉ किया था। BFD में भी मैंने 90% अटेम्प्ट किया था। तो ये 3 पेपर से जो मैंने 90% अटेम्प्ट किए थे, 85 to 90% अटेम्प्ट किए थे। और वो 3 पेपर्स ऑडिट, SPM एंड कॉर्पोरेट लॉ मैंने 100% अटेम्प्ट किया था। टेक्स्ट के लिए मैंने जो रिसोर्स इस्तेमाल की थी, सर मुर्तजा कायद के लेक्चर्स, एंड आई थिंक सो बहुत अच्छी रिसोर्स थी मेरे ख्याल से। शायद मैं अगर सर मुर्तजा कायद के लेक्चर्स नहीं लेता, मैं वो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाता जितना मैंने अटेम्प्ट किया। सर मुर्तजा कायद ने टेक्स्ट को बहुत आसान बना दिया था, कंपेरेटिव भी बहुत आसान बना दिया था, जितना मुश्किल ये सब्जेक्ट है। तो मेरे ख्याल से सर मुर्तजा कायद के टेक्स्ट के लिए लेक्चर्स बेस्ट है। अच्छा, टैक्स में अगर हम लोग देखें, दो मेन चीजें, इनकम टैक्स और सेल टैक्स। इनकम टैक्स में हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, मेरे ख्याल से जो इनकम फ्रॉम सैलरी है वो आपका कैफे टैक्स हो जाता है। लेकिन C5 के लिए आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, इनकम फ्रॉम बिजनेस है। इनकम फ्रॉम बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ थोड़ा बहुत कैपिटल गेन भी आ जाता है, और थोड़ा बहुत इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी आ जाता है। लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस आपका बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हर चीज आपको पता होनी चाहिए उसमें। और सेकेंडली जो आपकी 3 रिजीम्स है, NTR, FTR, MTR रिजीम्स में आपका हाथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये 3 रिजीम्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस, मेरे ख्याल से आपका इनकम टैक्स एक अच्छे लेवल में कवर हो जाता है। फिर उसमें बाकी जो छोटी मोटी स्पेशलाइज टैक्सेशन, मर्जर्स, पार्टनरशिप्स, वो छोटी मोटी चीजें वो आप लेक्चर से कवर कर लीजिएगा, वो इतना इशू नहीं होगा आपको। और मैंने थोड़ी बहुत इधर भी सिलेक्टिव स्टडी की थी, मैंने कुछ चीजें छोड़ के गया था बिकॉज टाइम का इशू था। लेकिन मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा आप सिलेक्टिव स्टडी में जाए। सही। दूसरी चीज ये है सेल टैक्स।
सेल्स टैक्स कंपैरेटिवली जल्दी कवर हो जाता है और मेरे ख्याल से इनकम टैक्स से आसान है। तो लेकिन दोनों ही करके जाना है, क्योंकि अगर आप सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स कुछ भी छोड़ के जाते हो, आपका पेपर पास नहीं हो पाएगा। तो पहले इनकम टैक्स कर लो। इनकम टैक्स में सबसे इम्पोर्टेंट इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड रेजिम्स। उसके बाद आप सेल्स टैक्स में आ जाओ। एफईडी मैंने नहीं किया था, लेकिन वो छोटा सा पार्ट है, कवर करके जरूर जाइएगा। सेल्स टैक्स आपका बहुत आसान है। सेल्स टैक्स में आपको बस बैड, मेरे ख्याल से अगर आपको बैड चलाना आ गया तो आपका सेल टैक्स का सवाल हो जाता है, क्योंकि सेल्स टैक्स में यही आपको देखना पड़ रहा होता है कि इसमें कौन सा रेट लग रहा है, इसमें इंक्रीमेंटल रेट तो नहीं लग रहा है, इसमें कोई कम रेट तो नहीं लग रहा, वो चेक करना पड़ता है। अच्छा, बट लास्ट में हमारे पास एथिक्स 5 to 10 मार्क्स का पोर्शन आता है, एंड एथिक्स तो आप हर पेपर में ही पढ़ रहे होते हो, तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है। तो टैक्स में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और एथिक्स। एंड मेरे ख्याल से टैक्स के पेपर में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, बैक की नेविगेशन अच्छी है, तो टैक्स का पेपर आई थिंक सो आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए और इंशाल्लाह बहुत आसानी से निकल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, CFF 6 ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। ऑडिट के पेपर को अगर मैंने ऑब्जर्व किया है कि इसकी पासिंग परसेंटेज सबसे कम होती है, एंड स्टूडेंट्स को ये पेपर बहुत मुश्किल लगता है। इसकी वजह ये बेसिकली, एक तो इसकी ड्राफ्टिंग मुश्किल है, एंड सेकेंडली जो सवाल, जो केस स्टडीज आती है, उसकी रिक्वायरमेंट को हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो इस पेपर में बेसिकली आपकी ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आप सॉल्व पास पेपर्स को, खासतौर पर जिस टीचर के भी लेक्चर्स आप ले रहे हैं, उनके सॉल्व पास पेपर्स को जरूर देखें, क्योंकि जितना ज्यादा आप रीड करेंगे आंसर्स को, उतनी ज्यादा आपकी ड्राफ्टिंग स्ट्रांग होगी। आपको समझ आएगा सवाल में क्या रिक्वायरमेंट थी, किस तरह इसको ड्राफ्ट करना था, किस तरह आइजा से इसको लिंक करना था। मैंने जो लेक्चर्स इस्तेमाल किए थे सर इब्राहिम के, मैंने जो नोट्स इस्तेमाल किए थे सर इब्राहिम के, मैंने ऑडिट में जो भी रिसोर्स इस्तेमाल की थी वो सर इब्राहिम की थी, एंड मेरे हिसाब से वो ऑडिट में मेरे लिए बेस्ट थी, क्योंकि सर ने जिस तरह लिंकिंग करवाई हुई थी ना, वो अमेजिंग थी। अगर मैं ऑडिट की बात करूं, ऑडिट में भी 5 से 6 चीजें अगर जो आपने कर ली, आपकी मेजर कवरेज हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ऑडिट एंड रिपोर्टिंग का पेपर लिंक्ड है। जो भी आपकी अटेम्प्ट बन रही है, आप कोशिश करें ऑडिट और रिपोर्टिंग का पेपर एक ही अटेम्प्ट में दे, क्योंकि रिपोर्टिंग का बहुत सारा पोर्शन आपको ऑडिट में रिपीट हो रहा है। अच्छा, ऑडिट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, पहले मैं हम लोग बात करते हैं रिस्क की, बात करते हैं। रिस्क आता है आपका 15-20 मार्क्स का। आईएसआर 315 रिस्क बहुत आसान है। 15 से 20 मार्क्स आप आराम से ले आ सकते हैं, और लाजमी हर हर अटेम्प्ट में ये सवाल आता है, और इसमें आपकी रिपोर्टिंग वाली टेक्निक्स रखनी होती है। फिर इसमें जो दूसरा हमारे पास, अगर हम लोग ग्रेड ए देखें, ग्रेड ए हमारे पास है 25 to 30 मार्क्स की, एंड इसमें काफी ज्यादा चीजें हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के लिए सर इब्राहिम ने टेक्निक सिखाई हुई है हमें। 5 6 चीजें ऐसी पढ़ाई है कि उसके थ्रू हम लोग कोई भी, आप एसएसएलआई, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लाइन आइटम के प्रोसीजर्स ड्राफ्ट कर सकते हैं। अगर एफ ग्रेड की बात करें, तो मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ, सॉल्व करता हूँ। ये हमारी ग्रिड है, बहुत लंबी है, कुछ इसमें हमारे पास 22 टॉपिक्स है। लेकिन इस 22 टॉपिक्स में ना, मैं आपको बोलूंगा, अगर आपने आइजा 500 ऑडिट एविडेंस सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कर लिया ना, मेजरली आपकी ये ग्रिड कंप्लीट हो गई। बाकी ये सारी चीजें आप कैफे पढ़ चुके हैं, आपको सिर्फ रिवाइज करनी है। इसमें दो नई चीजें, एक आइजा 402 ये लाजमी देखिएगा, और इसमें एक और हमारे पास आइजा 600 है, जो ग्रुप ऑडिट है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ग्रिड ए में आपको 3 चीजें इंपॉर्टेंट बोलूंगा, सबसे पहले सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, देन आइजा 402, देन आइजा 600। अगर ये 3 स्टैंडर्ड्स, ये 3 चीजें आपने कर ली, तो आपकी ग्रेड ए में आपका इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं होगी। बाकी चीजें आपको रिवाइज करनी है, आप नोट्स, पुराने नोट्स निकाल लो, या अभी के नोट्स निकाल लो, या लेक्चर्स देख लो, और आपका आसानी से इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इसका मतलब, अगर आपने प्लानिंग आइजा 315 सब्सटेंटिव, आइजा 600 ग्रुप ऑडिट, आइजा 402 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 5 चीजें कर ली, और कुछ आइजास को रिवाइज कर लिया जो आपने कैफ में पढ़ चुका, आपका अराउंड 50% पेपर इधर कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग अगर रिपोर्टिंग की बात करें, रिपोर्टिंग आपका 20 to 30 मार्क्स आता है। रिपोर्टिंग आपका वही है जो आपने कैफ में बनाए, इसमें कुछ नए आपके स्टैंडर्ड्स है। आइजा 700 कैसे आप ये पढ़ चुके हो, रिवाइज करना है। आइजा 701 पढ़ चुके हैं, रिवाइज करना है, कैम। फिर आइजा 705 मॉडिफिकेशन, रिवाइज करना है। आइजा 706 एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ, अदर मेटा पैराग्राफ, पढ़ चुके हो, सिर्फ रिवाइज करना है आपको ये भी। आइजा 710 नया है, आइजा 720 नया है, लेकिन ये दोनों बहुत छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से कवर हो जाएंगे। लेक्चर से देखो या आइजा से पढ़ लो, कुछ भी आपकी जो भी अप्रोच है, आसानी से कवर हो जाएंगे। और हमारी 3 ग्रेड्स हो चुकी है, और इन 3 ग्रेड्स को अगर हम लोग में देखो, तो आपका 70% ऑडिट का पेपर हो चुका है। अगर हम लोग लास्ट ग्रेड की बात करें, 10 to 15 मार्क्स,
ये एथिक्स आ गया वापस। एथिक्स आप हर सब्जेक्ट में पढ़ चुके हो, लेकिन इसमें थोड़ा ऑडिट में आपका एथिक्स का सवाल है ना मुश्किल आता है। तो आपको कोड ऑफ एथिक्स रिकमेंड मैं करूंगा कि आप कोड ऑफ एथिक्स पढ़ो। अच्छा, ये लास्ट ग्रेड में आपका कोड ऑफ एथिक्स, आईएसक्यूएम 1, आईएसक्यूएम 2 और आईसा 220, ये 4-5 चीजें जो आपको करनी है, आपके 10 से 15 मार्क्स आराम से आ जाते हैं। ऑडिट में खासतौर पर एथिक्स का सवाल थोड़ा मुश्किल आता है, कॉन्सेप्चुअल आता है, तो आपको देख के रिक्वायरमेंट्स को देख के जरूर कीजिएगा। एंड सेकेंडली, अगर आप आइसा पढ़ लेते हो, जैसे आईएसक्यूएम 1, आईएसक्यूएम 2 आइसा से पढ़ लेते हो, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आइसा से आपको बहुत लंबा लग रहा है एंड टाइम का इशू है, तो आप सर के नोट्स इस्तेमाल कर सकते हो या लेक्चर सीख सकते हो, तो उससे भी आराम से कवर हो जाता है। लेकिन मेरे यही रिकमेंड करूंगा मैं, आइजा आप लोग गो थ्रू करें। अगर आइजा गो थ्रू नहीं कर सकते, तो आइजा को समझ ले कि किस तरह नेविगेट करना है, कि यार स्टैंडर्ड में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, बस उसके स्ट्रक्चर को समझ ले कि आप पेपर में इतना काबिल हो कि आइजा को घुमा सके, और कुछ याद ना हो तो आइजा में जाके आप वो चीज को पॉइंट आउट कर ले। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कुछ स्टैंडर्ड्स के लिए आइजा जरूर पढ़े, जैसे आइजा 402 है, आइजा 600 है, फिर आपका आईएसक्यूएम 1 है, आईएसक्यूएम 2 है, आइजा 220 है। तो कुछ स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है जिसमें आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आइजा गो थ्रू करें। फिर हमारी लास्ट ग्रेड रह गई स्पेशलाइज्ड एरियाज, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड रिलेटेड सर्विसेज। ये हमारे पास 15 to 20% की वेटेज रखता है। हमारे पास ये ग्रिड डी आ गई। ग्रिड डी में हमारे पास आईसा 800 की सीरीज है, रिव्यू एंगेजमेंट से, ऑडिट एंगेजमेंट से। अच्छा, आईसा 800 की सीरीज बहुत छोटी सी है, 800 है, 805 है, 810 है। ये अगर आप कवर करना चाहे किसी भी सर के स्मार्ट नोट से कवर कर ले, बहुत जल्दी से हो जाएगा। या अगर आपको आयजा पढ़ना है, आयजा पढ़ ले, लेकिन ये बहुत छोटा सा आपका सीरीज है। फिर हमारे पास रिव्यू एंगेजमेंट्स आ गई, ये लाजमी देख के जाइएगा। ये भी इतनी ज्यादा, मेरे ख्याल से बहुत कम टाइम में आप कवर कर सकते हैं, मतलब ये 2 से 4 दिन में आप ये सारी चीजें कवर कर सकते हैं। फिर हमारे पास इसमें हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गए, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गए, जो फ्यूचर के लिए जो फॉर एग्जांपल अगर कोई बैंक में लोन चाहिए तो आपसे प्रिडिक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगते हैं, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगते हैं, तो उसका रिव्यू करते हैं। फिर ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट्स, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड है, ये आ गई। फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्टेटमेंट्स आ गई, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गई। उसके बाद आपका एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट्स आ गई, कंपाइलेशन एंगेजमेंट आ गई। ये 12 टॉपिक्स है, लेकिन आपकी 10 से 15 मार्क की इसकी वेटेज होती है, तो आप बस इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से और जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो देख के जाएंगे तो इट इज मोर देन इनफ। अगर आप मेरे हिसाब से प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आइजा 800 की सीरीज, और ये रिव्यू एंगेजमेंट और ड्यू डिलिजेंस और आपका एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स हो गया, ये भी चीजें देख के आ रहे तो इट्स मोर देन इनफ। एंड क्योंकि ऑडिट के पेपर में अगर हम लोग देखें, अगर आपने सस्टेंटिव प्रोसीजर, आइजा 600, आइजा 402, एथिक्स, एंड अगर आपने रिपोर्टिंग और रिस्क कर लिया है, ये 5-6 टॉपिक्स मेजर है, अगर ये आपने कर लिया, आपका 80% पेपर इधर हो जाता है। बाकी आपका कैफ का रिवीजन है, और सेकंडली जो ग्रिड डी है जो आपके लिए पूरी नहीं है। ग्रिड डी में भी इतने ज्यादा टॉपिक नहीं है, 800 की छोटी सी सीरीज है, रिव्यू एंगेजमेंट से कुछ, और आपके पास कुछ ऑडिट एंगेजमेंट है। तो इंशाल्लाह ऑडिट आसानी से हो जाता है। मैंने सर इब्राहिम के रिसोर्सेस यूज किए थे, काफी हेल्पफुल थे। एट द एंड मैं यही बोलूंगा, फेल होने से ना डरिएगा, क्योंकि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। थैंक यू, कीप मी इन योर प्रेयर्स। एहसन सदीक साइनिंग ऑफ।